नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में रहेगा एडिटोरियल जिसमें हम बात करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन NIA के द्वारा PFI दैट मीन्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। दूसरा, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखा जा रहा है जिसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं वो जानेंगे। तीसरा, कि जो अडानी ग्रुप है वो किस तरीके से ग्लोबली बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि इंडिया की जियो पॉलिटिक्स में भी एक कंट्रीब्यूशन अपना इंश्योर कर पा रहा है, तो उसके क्या मायने हैं वो समझेंगे। एक हम समझेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा PM श्री योजना स्टार्ट की गई है स्कूल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में। और लास्ट आर्टिकल हम देखने वाले हैं अर्बन प्लानिंग को लेकर के, अर्बनाइजेशन को लेकर के, ठीक है। तो ये इश्यूज है, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है द PFI चैलेंज। देखो, अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कुछ इंटेलिजेंस मिली जिसमें ये आइडिया लगा कि PFI दैट मीन्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही है जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं या खतरनाक साबित हो रही हैं। तो उसको लेकर के इस ऑर्गेनाइजेशन पे अभी अलग अलग जगह पे लगभग 15 स्टेट्स में 45 सिटीज़ में रेड मारी गई, 45 जनों को मतलब अरेस्ट किया गया लगभग, ठीक है। तो ऐसे में देखो, PFI लीडर्स के अगेंस्ट में ये कहा गया है NIA के द्वारा कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, टेररिज्म को फंड करते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं और एक तरीके से आर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक चैलेंज के तौर पे देखा जा रहा है। कल हमने इसके बारे में देख ली थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ PFI, ठीक है ना, एक्सप्लेन पेज में शाम वाले वीडियो में। इसमें देखो, कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे मान लो किसी भी इंडिविजुअल ने इस्लाम की इंसल्ट कर दी तो उन लोगों पे सीधा अटैक कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी जा रही है। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर है, छोटा तो क्या बहुत बड़ा एग्जांपल है। केरला के कॉलेज टीचर TJ जोसेफ, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पे कोई कमेंट किया था, तो ऐसे में उनके हाथ तक काट दिए गए थे, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली। अब ये है कि देखो, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है पर पॉलिटिकल चैलेंज भी बहुत बड़ा है। कारण क्या है कि PFI का काम करने का तरीका है ना, वो एक तरीके से यूनिक बोल सकते हैं। कैसे कि ये जो काम करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, उनका यूज़ करके और फिर बाद में अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया करते हैं। PFI जो है एक रेडिकल स्ट्रैंड है मुस्लिम पॉलिटिक्स का। वो कैसे स्टार्ट हुआ? देखो, बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश की गई थी ना 1992 में, और उसी टाइम से हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी राइज होने लग गया था। तो उसको काउंटर करने के लिए ये इस्लामिक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई इंडिया में ज़्यादा, ठीक है। दूसरी एक उस टाइम का माहौल भी ऐसा ही था 1992 की अगर बात की जाए तो। ये केवल इस सेगमेंट के अलावा दूसरा एक और पॉइंट निकल के आता है, वो ये कि आप देखो कि एक तो कॉलिशन की गवर्नमेंट्स थी, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कश्मीर में भी उस टाइम पे क्लींजिंग का जो माहौल बना था, ठीक है, जो कश्मीरी पंडित्स को फिर माइग्रेट करके निकलना पड़ा था वहाँ से, तो वो सिनेरियो भी 1990s का ही था। तालिबान का टेक ओवर होना, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आना, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है इन चीज़ों से। खैर, हमारा भी पॉइंट है कि 1990 इंटरनली हम बात कर रहे हैं तो 1992 का जो इशू है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, तब से राइज हुआ। इसके अलावा ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी 1970s में, उसका भी बहुत बड़ा असर था, ठीक है। आप देखो कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिमी करके इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है, सिमी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है और उसको फिर बाद में बैन किया गया था। बैन करने के बाद में सिमी को, और बैन करने के बाद में PFI है ना, वो इमर्ज होकर के आता है। और इनका काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स गारंटीड है उनको यूज़ करना इस तरीके से कि वो उनके, आप कह सकते हो, उनको यूज़ करके और फिर बाद में अपनी पॉलिटिकल माइलेज को इंक्रीज करना कि लोगों को पकड़ कैसे बनाई जाए। पर एक चीज़ ये है कि इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ये वायलेशन भी कर देते हैं जब वायलेंस का प्रमोशन करते हैं, ठीक है। PFI 2007 में स्टैब्लिश हुआ था। लगभग 3 इंस्टीट्यूशंस, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के 3 इंस्टीट्यूशन अलग अलग, इनको मर्ज करके। कब? जब सिमी को बैन कर दिया गया था,
ठीक है। और ये जो पीएफआई है इसकी पॉलिटिकल विंग है दैट इज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और इनका काम करने का तरीका क्या होता है कि मान लो कोई भी मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम है और वो पॉलिटिकल सिस्टम या समाज से नाराज है, तो उस बंदे के घर पे पहुंचा जाएगा और उनको फिर बाद में कहते हैं ना कि शोल्डर देना कि हाँ जी कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो कुल मिलाकर के सोसाइटी में जो रिसेंटमेंट है, नाराजगी है ना, उसको यूटिलाइज करने का तरीका है, उसको यूटिलाइज किया जाता है पीएफआई के द्वारा अपने खुद के एजेंडा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। वायलेंस का यूज किया करते हैं और रूल ऑफ लॉ को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक थ्रेट साबित होता चला जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो एनआईए की बात करें या दूसरी स्टेट एजेंसीज की बात करें तो पीएफआई को पहले से ही एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे देखा जा रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन और होगी, पूछताछ और होगी, तब और क्लियर हो जाएगा। अब देखो सेंटर और स्टेट को तो साथ में मिलकर काम करना ही होगा। साथ में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे मान लो कि कोई बाहर से आया हुआ कोई ग्रुप है जो कि एक्सक्लूडेड है, बस केवल पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को खत्म करना चाहता है, वो इंसर्जेंट ग्रुप जो होता है ना, वो देखो मोर और लेस पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर रहता है। जैसे नक्सलिज्म की हम बात करें, ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता जितना कि पीएफआई, और पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है दैट इज एसडीपीआई, ठीक है, जो कि सोशली और पॉलिटिकली एंगेज कर रहे हैं तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर देते हैं इनको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो ऐसे में देखो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जब से होने लगी है तब से मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन श्रिंक हो रहा है, और उन्हीं मुस्लिम्स को जो कि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स से मतलब नाराज हैं, उनको फिर बाद में एक तरीके से टूल की तरह यूज करती है पीएफआई अपने एजेंडा को कंटिन्यू करने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे लिए और इसको बहुत सही तरीके से टैकल करना जरूरी है। तो ये एक और मुद्दा आ गया, कल हमने एक्सप्लेन पेज पे भी देख लिया था इसको। जितने भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं उनको मैं लिंक उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ, और साथ में ये भी दिया हुआ रहता है कि जीएस पेपर में 1 2 3 4 ऐसे किसके के साथ वो कनेक्ट कर सकते हो आप आर्टिकल को, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लिया करो। खैर नेक्स्ट आर्टिकल है स्कीम फॉर टीचर्स। देखो आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया है अमिता मुल्ला वत्तल जी के द्वारा। इनका यह कहना है कि अभी कैबिनेट ने अपनी तरफ से, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है पीएम श्री स्कीम को, जिसमें स्कूल में इम्प्रूवमेंट लाने की बात की जा रही है। ये वो वक्त है जब टीचर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों, दोनों जो हैं मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। टीचर के पास में टाइम की कमी रहती है, टाइम की शॉर्टेज के चलते बहुत कुछ बच्चों को सिखाना है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो लॉकडाउन पीरियड निकला था उसमें बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी या लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लर्निंग कैपेसिटी तो रिड्यूस हो गई और लर्निंग गैप ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑनलाइन स्विचिंग करना, फिर ऑफलाइन, और अब फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाना, तो वो कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में हर जगह पे कंफ्यूजन है। टीचर और स्टूडेंट तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, बाकी स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स भी कम मुश्किलों का सामना नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अब सवाल यह है कि कैसे इस कमी को, जो भी कमियां रह गई हैं पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से, वो कैसे ठीक हो। अब देखा जाए तो देखो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं, अभी तक 4 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं। उन्होंने फोकस किया है एक तो इंक्वायरी पे कि भाई कैसे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों को लर्न करने में, माता पिता को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। इसके अलावा डिस्कवर करना, मान लो कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पता ही नहीं पड़ता कि क्या कहाँ परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग और जॉयफुल लर्निंग, ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिन पे फोकस किया गया है, जो भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क अभी रिसेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं जिन्होंने काम किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, इनके ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। अब देखो ये जो पीएम श्री स्कीम है, ये मोर और लेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं, इन्हीं के सर्वे, इन्हीं के आइडिया के बेस्ड ये स्कीम लॉन्च की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये कि कितना क्या परफॉर्म कर पाएगी। इसमें देखो 14,500 पीएम श्री स्कूल्स तैयार की जाएगी। बेसिकली ये मॉडल स्कूल्स होंगी 14,500 पूरे देश में,
और हर एक रीजन में कम से कम हर एक एरिया स्पेसिफिक एरिया में एक ऐसी स्कूल तैयार की जाएगी जो कि बाकी स्कूलों को ट्रेनिंग देगी, सिखाएगी कि कैसे हम एक इंटरेक्टिव, इंक्लूसिव, हॉलिस्टिक एजुकेशन हम डिलीवर कर सकते हैं बच्चों को। स्कूल में देखो, देखने की बात यह है, एक तो रिवर्स लर्निंग, क्योंकि पिछला जो लॉस हो गया ना 2 सालों का, वो सिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा एक लाइफ आउटकम होना चाहिए, दैट मीन्स वोकेशनल कोर्सेज कंडक्ट करवाना, एम्प्लॉयबल बनाना, अवेयर बनाना, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आज हम बोलते हैं ना खुद को कि यंग नेशन, तो उस केस में वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, कि ज़्यादातर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ पर यंग एज में है, तो वो तभी यूटिलाइज हो पाएगा पोटेंशियल जब हम एजुकेशन सही से डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी बेनिफिट दे पाएगा। पर सच्चाई तो हमें पता है, आज भी हमारे यहाँ पर लगभग 25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, लगभग 25, आप यहाँ पर देख लो 250 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो क्लासरूम से बाहर है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये। ठीक है, इसके अलावा देखें, बहुत से लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक आशा की किरण है, पीएम श्री स्कूल जो स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करेंगे। ऑलरेडी जो एजुकेशन के लिए बजटरी एलोकेशन होता है, उसके अलावा सेपरेट फैसिलिटीज़ और सेपरेट बजट भी एलोकेट किया जाएगा इस स्कीम के अंडर में। टारगेट रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए। पीएम श्री स्कूल जो रहेंगी उनमें ये देखा जाएगा कि एक रीजन में कम से कम एक स्कूल ऐसी हो जो कि मॉडल स्कूल की तरह काम करे, बाकी स्कूलों के लिए सिखाने का काम करे कि हाँ भाई कैसे हम एक हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं और उन पे बच्चों को सिखा सकते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस जो होगा पीएम श्री स्कूल्स का, या जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या जो भी अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होंगे, उन जो स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगा, उन चीज़ों का इफेक्ट शो किया जाएगा आसपास की दूसरी स्कूल्स को कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, एजुकेशन को इंक्लूसिव या फिर प्रोमोटिव बना सकते हो। इसके अलावा पेडागोजीज, दैट मीन्स पढ़ाने का जो तरीका है उसमें भी टीचर्स की ट्रेनिंग की बात भी की गई है। असेसमेंट सिस्टम को भी वेरिएबल बनाया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिससे कि जो कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट जब अपनी स्कूलिंग करके अगर कोई वोकेशनल कोर्स करके सीधा जॉब एम्प्लॉयबल बन करके अपना खुद का काम करना चाहे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहे, एम्प्लॉय बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे तो वो कर सके। और वोकेशनल कोर्सेज का काम क्या होगा कि लोकल इंडस्ट्री और एजुकेशन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करना, जिससे कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारी मैन पावर को प्रोड्यूस कर सकें। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना स्कूल्स का, वो एनर्जी एफिशिएंट होगा, नेचुरल फार्मिंग बेस्ड होगा, मतलब इसका मतलब खेतों के आसपास में स्कूल बनाई जाए, इस तरीके का एनवायरनमेंट देखने वाली बात होगी। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी उनमें होगा। ओके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी और जो एल्यूमिनाई, जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं वो, और आसपास में जो लोग हैं जिनके बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ने आ रहे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, माता पिता को भी क्या किया जाएगा, होम मेंटोर के तौर पे तैयार किया जाएगा कि आप अपने घर पे अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ने लिखने के लिए इंस्पायर करो, या इस तरीके से इंस्पायर करो जिससे कि उनके लिए ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स निकल सकें। फिर इसके अलावा देखा जाए तो अभी देखो पीएम पोषण स्कीम चल रही है, समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है। इन स्कीम को अगर कन्वर्जेंस में लेकर के आए तो आप खुद देख सकते हो कि एक स्कूल जो है वो एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इमर्ज होके आएगी, जहां पर बच्चे तो आ ही रहे हैं, बाकी पेरेंट्स का, पास आउट स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, मैनेजमेंट का, इन सब का एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन इंश्योर हो पाएगा। अब देखो, आइडियल्स तो हमने सेट कर दिए, आदर्श बातें तो हमने कर ली, पर सच बात यह है कि ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में आना जरूरी है। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है दैट इज, एक तो एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, दैट मीन्स पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना होगा, क्योंकि बहुत ही कमी है हमारे यहाँ पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए। दूसरी अगर बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक गैप अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारा सोसाइटी का ऐसा तबका है जो कि एजुकेशन एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट में जो कमी आ रही है उसको ठीक करना होगा। दूसरा, क्वालिटी टीचिंग भी इंश्योर करना जरूरी है। अगर टीचर की ट्रेनिंग टाइम पे होगी, टीचर्स को मटेरियल रिसोर्स जो है टाइम पे मिल जाएगा, और वो क्वालिटी जब खुद की इंप्रूव कर पाएंगे, तभी ये आउटकम हमें मिलेगा। क्योंकि एजुकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक टीचर से। और एक टीचर ही अगर टैलेंटेड इंडिविजुअल नहीं होगा या मोटिवेटेड इंडिविजुअल नहीं होगा तो वो कहाँ से हार्डवर्क करेगा। तो ऐसे में
टैलेंट को अट्रैक्ट करना जरूरी है टीचिंग प्रोफेशन में। जबकि मैंने आपको कल परसों बताया भी था कि हमारे यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन को बिल्कुल लास्ट में कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं हो रहा चल पढ़ा दे, इस तरीके से। तो जो टैलेंट है ना एक्चुअल में वो आ ही नहीं पा रहा है, वो फिर तो दूसरे किसी एस्पेक्ट में या दूसरे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो सिस्टमेटिक डेफिसिट है ना, जो कमी है हमारे यहाँ पर टीचिंग में, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर के स्कीम ये है जो है पीएम श्री स्कीम, ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो राइटर लास्ट में बोल रही है कि नेक्स्ट स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीएम ट्राई। क्या है इसका मतलब? प्रधानमंत्री टीचर्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसका मतलब टीचर्स को एम्पावर करो, टीचर्स को आप क्वालिटी वाले टीचर्स बनाओ और टैलेंट को अट्रैक्ट करो। एक तरीके से मोटिवेशन वाला पॉइंट जो होता है ना टीचिंग में, वो आना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो इन्होंने ग्रोथ की है ना, वहाँ पर प्रोफेसर्स बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी। आप खुद देख लो, हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं या फिर आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं, वो जाकर के और यूएसए में किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे। तो आप खुद देख लो कि टैलेंट को कैसे हम यूज़ करें, तब जाकर के बात बनेगी। तो टीचिंग को तो इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के स्टूडेंट्स में आउटकम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रिन्यूइंग आवर सिटीज़। आर्टिकल को लिखा है फिरोज वरुण गांधी जी के द्वारा। देखो इस आर्टिकल में इनका ये कहना है कि सिटीज़ का हाल है ख़राब। अभी थोड़ी बहुत क्या हैवी रेनफॉल हो गई, दिल्ली एनसीआर फिर से वही सीन रिपीट होने लग गए जो रिसेंटली हमने बेंगलुरु में देखे थे। जैसे गलियों में पानी का भरना, ट्रैफिक जाम होना, व्हीकल जो हैं वो जाम हो गए, अटक गए, निकल नहीं पा रहे हैं। लोग जो हैं घुटनों तक पानी में घुटनों तक पानी आ रहा है, पैदल चल के निकल रहे हैं। टू व्हीलर्स हैं एक दूसरे से टॉ करके निकाले जा रहे हैं। कई जगह पे इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस आ गए जहाँ पर इलेक्ट्रिक झटके लगने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और ऐसा ही कुछ हमने बेंगलुरु में भी देखा था 15-20 दिन पहले। और इसके अलावा महादेवपुरा या बेलांदूर हो गया, बोमन्नालाहाई हो गया, या फिर मेनकोल्लू हो गया। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर फ्लड्स मोर और लेस देखने को मिलती है, जहाँ पर 2000 से लेकर के 10,000 तक गांव जो हैं वो डूब जाते, 10,000 तक घर जो हैं वो डूब जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कटिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाती है। और ये प्रॉब्लम हमारी सारी सिटीज़ में एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है कि जो स्मॉल एनक्रोचमेंट्स होते हैं ना, कि भाई सिटी प्लान करके तो इतनी सी बनाई, पर पता पड़ा थोड़ा थोड़ा करते 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 आगे से आगे ग्रेटर वाला जो पॉइंट आ जाता ना, कि भाई ग्रेटर वर्ड लग गया। इसका मतलब क्या हो गया? एनक्रोचमेंट के बेसिस पे धीरे धीरे एक्सपेंड करते 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 लोग जो है वो बढ़ जाते हैं। और गलियों में भी आप खुद देख सकते हो कि दुकान तो यहाँ पे खत्म हो गई, पर पता पड़ा कि आगे तक लेकर के आ रहे हैं अपनी दुकान। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या शो करती है? पुअर अर्बन प्लानिंग को, जो कि पिछले कई दशकों में देखी गई है। तो अर्बन प्लानिंग जो है उसको ठीक करना जरूरी है। सिविल लाइंस हैं या फिर कैंटोनमेंट है, मतलब छावनियां हैं, या जहां पर सरकारी दफ्तर या सरकारी इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है ना, वहां पर तो देखो आपको मोर और लेस अच्छी खासी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। सिविल लाइन भी बढ़िया चल रही है, ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया काम कर रहा है, रोडें भी चौड़ी चौड़ी है। पर रूटीनली अगर देखें तो वहां पर हाल खराब हो जाता है। जैसे हम हमारी कंजेस्टेड स्ट्रीट्स की बात करें, ठीक है, स्टॉर्म वाटर, अचानक से पानी आ गया, ठीक है, अब वो पानी निकलने की जगह नहीं है। सिविल लाइन जो कि पानी को निकालने का काम करती है, उल्टा उनमें से जो पॉट होल्स हैं, सिविल लाइन के जो चेंबर्स हैं, उनमें से पानी उल्टा बाहर निकलता है। ये हाल है, ठीक है। इसके अलावा लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनकी ड्रेनेज पैटर्न को इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। जहां पर पहले नदियां हुआ करती थी, आज पानी की कमी आ गई तो उन नदियों वाले एरिया में ही आपने कॉलोनीज कटवा दी। और लगातार आप अर्बन स्पेस को कॉन्क्रीटाइज कर रहे हो बिना किसी प्लान के। कम से कम ज्योग्राफी को तो समझना जरूरी है ना। अभी रिसेंट अगर हम देखें तो लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज किया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। इसमें क्या बोला जाता है कि बेंगलुरु जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मैट्रिक में 100 में से 55.67 ही स्कोर कर पाया, जो कि पुअर है, ठीक है। अच्छा और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। दिल्ली कितना स्कोर कर पाया? ये 57.56। भुवनेश्वर की बात करें, उड़ीसा की कैपिटल, बोलो वो इकोनॉमिक एबिलिटी पैरामीटर्स में 11.57 ही स्कोर कर पाया। अब आप खुद देखो 100 में से 11 स्कोर कर रही हैं सिटीज।
तो ओवरऑल देखा जाए तो अर्बन प्लानिंग बहुत पुअर है, और इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? मास्टर प्लान में। बोला मास्टर प्लान है ना, बहुत ज़्यादा रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्यूचर को देखते हुए मास्टर प्लान बिल्कुल तैयार नहीं किया जाता। ये नहीं सोचा जाता कितना माइग्रेशन होगा, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, क्या क्लाइमेट चेंज का असर पड़ेगा, उसको देख करके जब मास्टर प्लान बनाया जाए, क्योंकि सिटीज तो एक्सपेंड होगी नो डाउट। अभी भी हमारे यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 to 40% पॉपुलेशन ही अभी शहरों में रहनी शुरू कर रही है। 2011 सेंसस के हिसाब से तो 31 पॉइंट समथिंग परसेंट ही है अभी तक हमारी शहरों की पॉपुलेशन। तो अभी तो बहुत कुछ अर्बनाइजेशन बाकी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब तक मास्टर प्लान में नहीं आएगी ना, तब तक आप रेजिलियंट डिज़ाइन सिटी की नहीं कर पाओगे। इसके लिए जो है हम वेस्टर्न मूवमेंट से समझ सकते हैं। जैसे गार्डन सिटी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1898 में, और लीड किसने किया था इस मूवमेंट को? एबेंजर होवर्ड ने। ठीक है, इन्होंने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए और फिर फोकस किया था कि कैसे सिटी सेंटर्स डेवलप की जाए, किस तरीके से फैक्ट्री वर्कर्स को अच्छी लिविंग स्पेस दी जाए जिससे कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि भाई ओपन स्पेस होना चाहिए सिटीज़ के बीच में, पब्लिक पार्क होने चाहिए। इसके लिए 32,000 लोगों के लिए 6,000 एकड़ की ज़मीन अलोकेट की गई थी, ये रेशो था। ठीक है, और जो सेंट्रल सिटी है, जिस तरीके से मेन सेंटर सिटी, इसके चारों तरफ आप सेटलमेंट करो लोगों का। अब सेंटर सिटी है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा भी नहीं तो 50,000 लोग आराम से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और जैसे ही एक बार एक गार्डन सिटी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाए, जो कि हम मान रहे हैं यहाँ पर 50,000 लोग, तो उसके बाद में दूसरी गार्डन सिटी डेवलप कर दो। ऐसा नहीं कि उसी सिटी को आप एक्सटेंड करते चले जा रहे हो। भाई एक सिटी की कैपेसिटी खत्म हो गई, अब दूसरी जो कॉलोनीज काटो ना जब भी आप, तो वो काटो अलग से एक सेपरेट प्लान लेकर के। ऐसा नहीं कि उसी के लाइन में आगे से आगे लाइन खींचे जा रहे हो और कॉलोनीज काटे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आप खुद देख लो, शहरों में जो पुरानी कॉलोनी सेटल्ड है ना, आप उनके स्ट्रक्चर देखो, एक कॉलोनी यहाँ सेटल हो गई, फिर बीच में स्पेस दे दिया, फिर दूसरी सेटल हो गई। पर आजकल क्या हो रहा है, एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक लाइन लगती चली जा रही है, कोई प्लान ही नहीं है। इसी वजह से कंजेशन भी रहता है, इसी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत रहता है, इसी वजह से आप देख सकते हो नुकसान भी बहुत सारे हैं। और इसके अलावा देखा जाए, लंदन में बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए लंदन की प्लानिंग की गई है। पेरिस की बात करें तो पेरिस में कॉन्सेप्ट चल रहा है 15 मिनट सिटी, ले विला डू कार्ट दे होरे। अब ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है, मुझे नहीं पता, आप देख लेना। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि एक पेरिस में रहने वाले बंदे को जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी शॉपिंग की है, वर्क की है, रिक्रिएशन की है, वो केवल 15 मिनट की वॉकिंग पे या 15 मिनट बाइक राइड पे उसको मिल जाएगी। अब इस तरीके की प्लानिंग अगर हम करें तो कितना बेनिफिट हो सकता है, मार्केट भी बनेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कंजेशन भी रुकेगा और प्लान भी अच्छे से हो पाएगा। तो बोले इसी तरीके का कॉन्सेप्ट। अब 15 मिनट में सोचो, सारी चीज़ों की ज़रूरतें जो है 15 मिनट में पूरी हो सकती हैं। ओके, जो भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं, तो उसमें आप देखो कि कितना एमिशन कंट्रोल हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी। इसके अलावा डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में हमें केवल रोड चौड़ी करने से काम नहीं चलने वाला है कि हाँ कंजेशन हो रहा है तो रोड चौड़ी कर दो, एनक्रोचमेंट तोड़ दो, नहीं, हमें पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना होगा। इससे क्या होगा कि लोगों को वॉक करने का मौका मिले, प्लस उनको बाइसिकल चलवाने का इनका स्पेस मिल जाएगा तो वो इजीली यूज भी करेंगे। तो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जोन है ना, उसको प्रमोट करना भी जरूरी है। वॉकवेज तैयार होने चाहिए जब लोग अपने, और इससे क्या होगी, फिजिकल मोबिलिटी भी राइज होगी। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का कल परसों हमने डेटा देखा था कि इंडिया में 2019 में जितनी भी डेथ्स हुई थी, उसका मैं फिगर अगर याद करूँ तो अराउंड 60% के लगभग डेथ्स तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के वजह से हुई थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस बीमारी को भी हम बचा सकेंगे, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो मास्टर प्लान जो है वो आइडियली एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो आने वाले 2-3 दशकों तक एप्लीकेबल हो, और उसको फिर आप एक्सपेंड करना चाहो तो एक्सपेंशन भी पॉसिबल हो सके। ऐसा नहीं कि भाई खेत थे, बस रिवर के आसपास में खेत थे, रिवर सूख गई तो प्लॉट काट दो खेतों में। भाई अगली बार अगर बाढ़ आ गई ढंग से या बरसात जबरदस्त गिर गई तो वो तो डूबेगी जगह, क्योंकि प्लान ही आपने ऐसा किया है। तो वो चीज़ ठीक होनी चाहिए, आने वाले कम से कम 10-20 साल की प्लानिंग पहले लेकर के चलनी चाहिए।
अर्बन ग्रोथ हमारी कैसी है? हैप्पीजार्ड, अफरा तफरी की प्लानिंग है, इनफॉर्मल अनप्लान्ड स्प्रॉलिंग्स हैं। हम क्या देखते हैं कि बस बन जाए मकान, खेत को कन्वर्ट कर दो, बस बिल्डर्स हैं वो पैसा कमाने के लिए, कॉलोनी काटने वाले पैसा कमाने में लगे हुए हैं केवल, ठीक है। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के पास में या ओपन स्पेस के पास में वो हो, या फिर आप देखते हो जो भी सेटलमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर है, मैं बताता हूँ आपको, क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, उसका 10th चैप्टर है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। वहां पर सेटलमेंट के बारे में आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इसके आगे बताया जा रहा है कि प्लानिंग प्रैक्टिस है वो लैंड को अनयूटिलाइज छोड़ देती है। कैसे? मुंबई देखो हाईली कंजेस्टेड सिटी है, पर बोले मुंबई का जितना लैंड स्पेस है उसका 1/4 तो ऐसा है जो कि पब्लिक के लिए, अगर इस 1/4 का आधा हिस्सा भी, मतलब मुंबई का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 25% हिस्सा क्या है, मतलब यूज ही नहीं हो रहा है, जमीनें ऐसे ही पड़ी हैं, उसमें से अगर आधा हिस्सा भी पब्लिक स्पेस के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाए ना, तो कंजेशन भी कम हो जाएगा, बेनिफिट भी बहुत मिलेगा उसका, ठीक है। पर वही चीज़ है कि दीवारें खड़ी करके और उसको उस एरिया को अनयूटिलाइज रख दिया जाता है। तो ऐसे में प्लान प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन जो है वो आसपास के एरिया में, मान लो ये मेन सिटी है, जैसे नोएडा का एग्जांपल दे रहे हैं कि बोले यहाँ पर नोएडा में देखो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, सिटी के बिल्कुल दूर ले जा करके कॉलोनी काट करके या कोई सोसाइटी बना करके। अब बंदा जो है वो ऑफिस आएगा कहाँ से? अपनी वहां से लेकर के व्हीकल को लेकर के सिटी में, तो आप कितना एमिशन कर दोगे इतनी दूर में? तो इससे तो बढ़िया ये है ना कि आप तरीके से प्लान करो, इतनी हाई राइज बिल्डिंग बना करके दूर क्यों लेकर के जा रहे हो? प्लान सही तरीके से करो, जो आपका स्पेस सिटी के बीच में अवेलेबल है, जो लैंड अनयूटिलाइज्ड है उसको यूटिलाइज करो, जिससे एमिशंस भी कंट्रोल हो पाएंगे और कंजेशन भी रिड्यूस होगा, तो हीट और फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम टैकल कर पाएंगे। पर हमारे यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके की प्लानिंग है उसमें एमिशन भी ज़्यादा होता है। भाई पहली चीज़ तो डिस्टेंस ज़्यादा है, घर से ऑफिस की मान लो, और दूसरी चीज़ देखी जाए तो वहाँ पर कंजेशन मिल जाता है, तो ट्रैफिक में वैसे फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड बैंक ने तो साफ साफ कह दिया कि इंडिया की जीडीपी को लगभग 3% तक नुकसान होगा 2050 आते आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी जो है वो भी अंडर स्ट्रेस चला जाएगा। इसके लिए क्या करें भाई? अलग अलग वन साइज फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। सिटी के हिसाब से देखो कि भाई वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, लोगों की कल्चर क्या है, क्या हिस्ट्री रही हुई है, उस पर ध्यान देना होगा। जैसे कोस्टल सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर सी वॉल्स बनाई जाए, जिससे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज होगा तो सी वॉल उन आते हुए पानी को रोक लेगा, बच जाएंगे लोग इस तरीके से, ठीक है। नेदरलैंड्स में इसी तरीके की प्लानिंग कर रखी है। इसके अलावा रिवर के आसपास में जो सिटीज़ डेवलप्ड हैं वहाँ पर रिवर एम्बैंकमेंट करो, जिससे कि रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज करके और पूरे शहर को पानी में ना डुबो दे, है ना। और जो एरियाज आपने छोड़ रखे हैं उनको रिक्लेम करो। इसके अलावा देखा जाए ये तो हो गई कौन सी, वाटर बॉडीज के आसपास में। इसके अलावा मान लो लेक्स हैं, जैसे बेंगलुरु का केस है, बहुत सारी लेक्स है बेंगलुरु में, है ना। और अभी जो फ्लड्स आई थी उसमें बेंगलुरु में पूरी लेक्स हैं ओवरफ्लो हो गई थी, इसी वजह से सिटी में पानी भी भर गया वो ढंग से। तो ऐसे में कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जा सकता है और लेक्स को इंटरलिंक किया जा सकता है। इंटरलिंक करने का फायदा क्या होगा? आप देखो कि जहां पर हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसकी बजाय वाटर ट्रांसपोर्ट यूज हो सकता है, जैसा कि बैंकॉक में यूज किया जाता है ना। तो वो सिटी के हिसाब से, मतलब वन साइज फिट्स ऑल नहीं, आप ये देखो कि कितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम प्रोग्राम करें, ठीक है। और अगर हम इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरीके से प्लान नहीं करेंगे तो आगे भी फिर प्रॉब्लम्स तो हमारे यूं ही आती रहेंगी, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, वो भी बहुत कमजोर है। जरूरत तो ये है कि 2031 तक हमारे पास में लगभग 3 लाख टाउन या कंट्री प्लानर होने चाहिए, गांवों को बसाने के लिए प्लान बनाने वाले और शहरों को बसाने वाले प्लानर। पर सच बात यह है कि हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो कि टाउन प्लानिंग से रिलेटेड एजुकेशन दे उनकी बहुत कमी है। केवल 26 इंस्टीट्यूट्स हैं, सोचो, ठीक है। और 26 इंस्टीट्यूट में हर साल में कितने टाउन प्लानर पास आउट होकर निकलते हैं? केवल 700। तो 1.1 मिलियन प्लानर्स की तो अभी कमी है। IITs NITs को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में प्लानिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो प्रॉब्लम आगे फिर लंबी झेलनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसके अलावा हर शहर में ग्लास की बिल्डिंग बना देना, हर शहर में ग्रेनाइट पत्थर लगा करके बिल्डिंग बना देना, बोले ये भी ठीक नहीं है।
वो भी वहाँ के हिसाब से देखो ना कि क्या है वहाँ की हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर क्या है, वहाँ से लर्न करो कि कैसे वहाँ पर पुराने जो फोर्ट है, महल है, वो सर्वाइव कर रहे हैं, कोई भी लोकेशन हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या मटेरियल यूज हुआ है वो टेक्नोलॉजी आप अप्लाई करो ना, जिससे कि वहाँ की एनवायरनमेंट इकोलॉजी उसको देख के सेटलमेंट हो सके। ठीक है, तो हमें अर्बन टॉपिक्स पे सोचना जरूरी है। अर्बन डिजाइन, अर्बन हेल्थ केयर, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्टेनेबिलिटी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अर्बन प्लानिंग करनी होगी, और ये सही टाइम है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अडानीज ग्लोबल फुटप्रिंट। देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया निरुपमा सुब्रमण्यन जी के द्वारा कि अभी रिसेंटली अगर देखें तो गौतम अडानी जी जो हैं वो अभी आप देख सकते हो वर्ल्ड के इसमें तो इनमें इस आर्टिकल में तो थर्ड रिचेस्ट पर्सन बताया है, बाकी वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, कल परसों की बात है। ठीक है, तो ऐसे में उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई बहुत सारी जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, वो इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती हैं, और उसमें अडानी ग्रुप को अप्रोच बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है दैट इज़ क्वींसलैंड। ठीक है, और वहाँ पर कोल माइन है जिसका नाम है कारमाइकल। ठीक है, अब ये कारमाइकल कोल माइन जब एलोकेट की जा रही थी तब प्रोटेस्ट बहुत हुआ था ऑस्ट्रेलिया में कि बोला एनवायरमेंटल कंसर्न है, कितना एमिशन ऑलरेडी हो रहा है, हम और क्यों बढ़ावा दें, पर फिर भी एलोकेशन हुआ। पर हाँ, जिस स्केल पे कोल माइनिंग होनी थी उस स्केल पे नहीं हो रही, पर वहाँ पर ये कोल माइनिंग कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप। फिर आ जाओ आप यहाँ पे मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और उसी के पास में एक आइलैंड है कैरी आइलैंड। कैरी आइलैंड पे सेलांगोर स्टेट लोकेटेड है। वहाँ पर आप देखो एक ग्रीन फील्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट तैयार करना था, पोर्ट बनाना था। ठीक है, उसको चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में लिया गया था पहले तो मलेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा, पर अभी उस पर बातचीत चल रही है। जहाँ तक है अडानी ग्रुप को वो पोर्ट हाथ लग जाएगा, मतलब चाइना को काउंटर करने की तैयारियां अच्छे से हो रही है मलेशिया में। फिर आ जाओ जो अडानी ग्रुप की कंपनी है एपीसेज, ठीक है, इसके द्वारा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एग्रेसिवली काम किया जा रहा है। जैसे कि इजराइल में हैफा पोर्ट है, उसको इजराइल की कंपनी गैडोट के साथ मिलकर के अडानी ग्रुप जो है काम कर रहा है। और वहीं पर आप देखो चाइना ने भी अपनी तरफ से एक पोर्ट डेवलप किया हुआ है, चाइना की स्टेट ऑन्ड शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप है, वो काम कर रहा है। तो ऐसे में कंपटीशन का पूरा स्कोप है इजराइल में भी। फिर आ जाओ आगे तंजानिया, अफ्रीकन कंट्री, वहां पर भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन हुआ है, जिसमें एक तरफ तो अडानी ग्रुप हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, अबू धाबी का एक ग्रुप है एडी पोर्ट्स ग्रुप, ये मिलकर के वहां पे पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। जबकि आप देखो ये जो तंजानिया का पोर्ट है ना, जिसका नाम है बागामोयो पोर्ट, ठीक है, इस पोर्ट को डेवलप करने का प्रोजेक्ट किसको मिला था? पहले चाइना की मर्चेंट होल्डिंग इंटरनेशनल को और ओमान की स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व फंड को। पर ये एग्रीमेंट 2013 में साइन हुआ। फिर उसके बाद में जब रिव्यू हुआ, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था, पर अब रिव्यू होने के बाद में अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को कौन करने वाला है कंप्लीट? अडानी ग्रुप प्लस अबू धाबी का एडी पोर्ट्स ग्रुप, दोनों कोलैबोरेशन में मिलके कर रहे हैं। तो इस तरीके से चाइना को हर जगह पे चैलेंज करने में एक टूल की तरह अडानी ग्रुप है वो लगातार काम कर रहा है। तो यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि चाइनीज फुटप्रिंट जहां जहां भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना, वहां पर दिल्ली की तरफ से ये एक कॉम्पिटिटर के तौर पर अडानी ग्रुप को इंपोज किया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है, और ये चीज क्लियर भी है। आप देखो क्वाड मेंबर्स में हम देखें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो क्या है? चाइना को काउंटर करने वाले या चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड तैयार हुआ है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, $50 बिलियन का पैसा खर्च करना, इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस देना इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज लोकेटेड है उनको, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इसी साल 2022 में, तब से लेकर अभी तक आप देखो कि बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया से हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसपे हम बहुत कम कोल पे ड्यूटी लगा रहे हैं। और वो डेवलप कौन कर रहा है, वो कोल प्रोड्यूस कौन कर रहा है? अभी हमने देखा अडानी ग्रुप के द्वारा, जो क्वींसलैंड स्टेट में। इसके अलावा अडानी और एडी पोर्ट है वो तंजानिया में काम कर रहा है। और ये एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियसली देखे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि वेस्टर्न एशिया का जो मिडिल ईस्ट का कॉर्ड I2U2 जो ग्रुप है ना, उसको भी यूज कर रहा है इंडिया लगातार अपने तरीके से चाइना को चैलेंज करने के लिए। फिर आ जाओ श्रीलंका में देखो 2011 से लेकर के 18-19 तक तो मान लो कि कैसे जैसे करके चाइना ने अपनी पकड़ बनाई वहां पे, या उससे पहले से बना रहा था चाइना अपनी पकड़। पर अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या कह रही है
कि कंटेनर टर्मिनल जो वो पोर्ट बनाने थे, ठीक है, कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो था उसको पहले तो अडानी ग्रुप को अलोकेट कर दिया था, पर उसको फिर बाद में कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद में दूसरा प्रोजेक्ट दिया गया, दैट इज वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के तौर पे। अब इसको कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप ही कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए श्रीलंका में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो लगने थे वो अल्टीमेटली अब अडानी एनर्जी ग्रुप ही लगा रहा है जाफना वाले एरिया में, जो कि जहां पे श्रीलंकन तामिल्स रहते हैं, क्योंकि इंडिया ने कंसर्न्स रेज कर दिए, बोले चाइना की तरफ से अगर आप इन्वेस्टमेंट कराओगे तो ये बोला हमारे लिए नुकसान वाली चीज हो सकती है, तो ऐसे में अडानी ग्रुप को वो प्रोजेक्ट मिल गया। इसके आगे श्रीलंका में जितना कुछ भी पोर्ट्स पे लेन देन होता है ना, जो कुछ भी आता है कोलंबो पोर्ट पे, उसका आप देखो 70% तो इंडिया का कंसाइनमेंट होता है, और उस 70% में से भी 35% तो केवल अडानी ग्रुप ही डील कर रहा है। तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है। आप कह सकते हो कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, या जो चाइना को काउंटर करने के लिए जो जिस ग्रुप को हम तैयार कर रहे हैं उस ग्रुप पर, ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें। इसके अलावा देखा जाए बांग्लादेश के साथ में आप देखो एक डील साइन हो चुकी थी, ठीक है, कि हाँ जी इंडिया में झारखंड में एक पावर प्लांट लगाया जाएगा, और उस पावर प्लांट से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सारी बांग्लादेश को बेची जाएगी। अल्टीमेटली आज आप देखो कि एमओयू साइन हुआ था 6 साल पहले, लगभग 2016 में, और अब 2022 दिसंबर तक जो है इस पर प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात क्या है कि बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने में भी अडानी ग्रुप काम कर रहा है। फिर आ जाओ आप आगे कि एक तरफ हम कॉमर्शियल इंटरेस्ट की बात करें, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी, ये दोनों लगातार इंटीग्रेट होती चली जा रही है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? यूएसए ने, और इसी चीज को फिर कंटिन्यू किसने किया? चाइना ने। चाइना ने जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी का जो ग्रुप को प्रमोट किया था, जिससे इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था कि भाई हम तो नहीं करने वाले हैं, और यूएसए ने भी अपनी तरफ से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अभी रिसेंटली मई 2022 में लॉन्च किया है। ये क्या है? ये सारे के सारे कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उनको फुलफिल करते हुए अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इंश्योर करने के तरीके हैं, और उसी चीज पर इंडिया अभी चल चुका है। तो कुल मिलाकर के जो राइवलरी है, उस राइवलरी को देखें चाइना के साथ में, या फिर जो एंगेजमेंट है लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में, उसमें इंडिया भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर ही देख रहा है कि कहां पर हमारी डिप्लोमेसी और कॉमर्शियल इंटरेस्ट इंटीग्रेट हो रहे हैं, और उन्हीं पर हमें काम करना है। पर यह सारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सवाल यह है कि केवल एक सिंगल प्राइवेट एंटिटी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, यह कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है। इसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि एक ही ग्रुप इतना ज्यादा एंगेज कर रहा है डाइवर्सिफाइड मैनर में, तो वहां पर हमें आगे हो सकता है प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ठीक है, तो ये चीज है मेन मुद्दा, अडानी किस तरीके से एंगेज कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स में, राइट। नेक्स्ट देखो नेपाल में मेल्टडाउन क्या है। देखो अभी नेपाल के चीफ जस्टिस है ना, उनको तो इनके अगेंस्ट में तो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था, और अल्टीमेटली अभी उनको अंडर हाउस अरेस्ट कर रखा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सिटीजनशिप बिल को लेकर के, जिसमें यह है कि लगभग 5 लाख लोगों को डिसेंट और बाई बर्थ सिटीजनशिप देने की बात चल रही है। डिसेंट का मतलब माता या पिता में से दोनों, माता पिता दोनों, या माता या पिता में से कोई एक भी नेपाली होगा तो बच्चे को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। पर वहां की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मना कर दिया, मैं साइन नहीं करूंगी, जबकि 2 बार पार्लियामेंट ने पारित करके ये बिल भेज दिया। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या रहा है कि ये जो विद्या देवी भंडारी है वहां की प्रेसिडेंट, वो कम्युनिस्ट पार्टी से इन्वॉल्व है, और कम्युनिस्ट पार्टी का टिल्ट किस तरफ है? चाइनीज आइडिया पे, तो इस तरीके से वो काम नहीं कर रही है। अब देखो चुनाव होने हैं 20 नवंबर को, सब कुछ सही चला तब तो चुनाव है, नहीं तो नेपाल फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में निकल जाएगा। कैसे जैसे करके 2008 में मोनार्की को खत्म करके नेपाल में डेमोक्रेसी आई, और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया। पर सच बात तो ये है कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो अगेन नेपाल 8-9 साल के डेडलॉक में घुस जाएगा, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। प्रेसिडेंट जो है वो चाइना के साथ बिल्कुल ओपनली एंगेज कर रही है। जैसे अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा चाइनीज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसमें वहां पर नेपाल के प्रेसिडेंट का प्रॉपर एंगेजमेंट चलता चला जा रहा है। जब से कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया नेपाल का, तब से ही क्राइसिस कुछ ना कुछ चल रहे हैं। उस टाइम पर भी मदेसीज जो कि नेपाल के सदर्न रीजन में लोकेटेड हैं, जो कि इंडियंस के साथ में लिंक क्रिएट करते हैं। नेपाल का अगर मैप देखिए इस तरीके से है तो इस वाले एरिया में लोकेटेड है। तो मदेसीज को डिवाइड कर दिया था जब उनका स्टेट प्लान डिक्लेयर हुआ कि हाँ भाई कौन कौन से स्टेट बनेंगे। मदेसीज की डिमांड तो क्या थी कि जितने भी मदेसीज हैं उनके लिए एक पूरा
एक स्टेट बना दिया जाए, पर नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, इस तरीके से डिवाइड किया है स्टेट्स को, तो मधेसीस को डिवाइड कर दिया। उसके चलते फिर बाद में ब्लॉकेड वाला इशू आता है, जब इंडिया ने 2015 में ब्लॉकेड लगाया था, नेपाल के ट्रक्स को, इनको आना जाना बंद कर दिया, और तभी से नेपाल चाइना की तरफ टिल्ट भी होता चला गया। पर परिस्थितियां ये हैं कि सिटीजनशिप बिल ले लो या फिर एंटी इंडिया जो लाइंस चल रही हैं, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया को फेवर करते हैं नेपाल में या फिर अगेंस्ट में जाते हैं, इन बातों को लेकर के अब नेपाल में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक खत्म नहीं होता है तो ये मुद्दा है कि नेपाल में अभी क्राइसिस क्या चल रहा है। अब देखने वाली बात आगे क्या होता है। ठीक है, डिस्कशन इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।